आपकी राय में पाकिस्तान का कौन सा इदारा सबसे बेहतरीन है? जहाँ तक यूनिटी ऑफ कमांड है, जहाँ तक उनका डिसिप्लिन है, उससे सबसे बेहतर फौज है। 5 इंडस्ट्रीज़ का नाम लें जिनमें फौरी तौर पर जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो है या नई इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएँ तो वो कौन सी हैं? आपके पास कार असेंबली है, आप कार असेंबली की पाकिस्तान में बंद कर दें उसकी सप्लाई। आपके हम यहाँ किट लाएंगे, बनाएंगे, वापस एक्सपोर्ट कर दें। ये काम आपको कराची या पोर्ट एरिया में करना पड़ेगा। हमारा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल 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 यही ले ना। हमारे पास लाखों लाखों डॉक्टर है कार्डियो के, वो इलाज करेंगे। वो बंदा सऊदी अरब से उठ के जाता है लंदन में क्रॉमवेल में। हमने ये काम कर लिया था। क्रॉमवेल हॉस्पिटल जो है उसको बीसीसीआई ने बाय कर लिया था। एटम बम इंडिया को बांट दो, आज़ाद कश्मीर। हम बन गए सिक्योरिटी स्टेट। कौन आएगा ऐसी जगह पर? तुम क्यों कश्मीर 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 करते हो? तुम जब इंडिया से बात करते हो ना, जनरली जो हमारे लोग जाते हैं वो लोग हैं जिन्होंने कभी इंडियन से डील नहीं किया। तो हमें मिलता है लेफ्ट ओवर काम इंडिया का। ये तो आप बेवकूफ़ हैं जो उनको मोदी जैसे बंदे को आपने सर में चढ़ा लिया है। मोदी की तो जरूरत नहीं है दिल्ली में आके बैठ सके। इस वक्त जितने कैंडिडेट खड़े हैं इनकी रिटर्न देख ले, फिर आपको नजर आ जाएगा। अगर सारे वही मैदान में हैं जो वही हैं तो फिर मुझे क्या उम्मीद होगी? जो टमाटर छट्टा में पैदा होता है 100 रुपये किलो, वो कराची में बिकता है 200 रुपये किलो। 100 रुपये का मार्जिन बना के बैठा हुआ आराम से, सिर्फ आड़ती। उसने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, वो है पाकिस्तान का माफिया। सी पैक पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है? सी पैक से मैं एग्री नहीं करता। पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल क्या देखा? अगर इफ आई गिवन द ऑप्शन टू डाई आउटसाइड पाकिस्तान, आई विल नेवर लाइक टू डाई इन चाइना, आई विल लाइक टू डाई इन यूएसए। तो शबर भाई ये बताएं कि आपने एक्सपोर्ट की बात की है तो कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, कोई 5 इंडस्ट्रीज़ का नाम लें जिनमें फ़ौरी तौर पर जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो है या नई इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएँ तो वो कौन सी हैं जो जल्दी लग सकती हैं? और लेकिन फॉर एग्जाम्पल मिसाल देता हूँ आपको मैं, आपके पास कार असेंबली है, आप कार असेंबली की पाकिस्तान में बंद कर दें उसकी सप्लाई। आपके हम यहाँ किट लाएंगे, बनाएंगे, वापस एक्सपोर्ट कर देंगे। इस वक्त जो वियतनाम है, मैं आपको बता दूं, वियतनाम जो है उसकी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 1990 में बराबर थी। आज उनकी एक्सपोर्ट $600 बिलियन है। उसमें से $100 बिलियन सिर्फ सैमसंग की है, सिर्फ सैमसंग की। सैमसंग वाले क्या करते हैं, अपना सारा किट लाते हैं, वहाँ औरतें मोबाइल बनाती है, बाहर भेज देती हैं। ये काम आपको कराची या पोर्ट एरिया में करना पड़ेगा कि आप लाएं, कोई आर्टिफिशियल चीज़ लेकर आएँ। फॉर एग्जांपल सऊदी अरब से कुछ ऑयल लाएं, उसकी प्रोसेसिंग करें, आगे बेचें। कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे आपकी वैल्यू एडिशन हो, जिससे पाकिस्तान, वो आपके इस्तेमाल में नहीं आएगी। आपका सिर्फ लेबर इस्तेमाल होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल होगा जो आपके पास एक्सेस है। एक और मिसाल देता हूँ आपको, आपके पास बेशुमार स्टूडेंट, आप कॉलेज हैं, आपके पास बेशुमार डॉक्टर हैं, आपके पास बेशुमार इंजीनियर हैं। आप सऊदी अरब वाले बंदों को बुलाएं, यहाँ पढ़ाएं, वापस भेज दें। आप डॉक्टरों को बुलाएं, आप मरीजों को बुलाएं, यहाँ इलाज करें, वापस भेज दें। हमारे पास लाखों डॉक्टर हैं कार्डियो के, वो इलाज करेंगे। वो बंदा सऊदी अरब से उठ के जाता है लंदन में क्रॉमवेल में। हमने ये काम कर लिया था, हम ये काम करने जा रहे थे। क्रॉमवेल हॉस्पिटल जो है, जो लंदन का है, उसको बीसीसीआई ने बाय कर लिया था। और हम ये फैसला करने जा रहे थे कि कराची में क्रॉमवेल हॉस्पिटल की 4 कैंपस बना देंगे, और जितने मिडल ईस्ट से बंदे आएंगे उनका ऑपरेशन यहाँ होगा, बाहर चले जाएंगे। इंडिया में 5 कंपनियां हैं जो मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करती हैं। हम क्यों नहीं करते? हमारा एक्सपोर्ट टेक्सटाइल 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 यही ले ना। सो एजुकेशन फर्स्ट, क्या एजुकेशन फर्स्ट यार। मुझे याद है मेरे ज़माने में फ़लस्तीनियन, जॉर्डनियन, ईरानियन, ये सारे अल्जीरियन हमारे यहाँ पढ़ते थे कराची में, लाहौर में पढ़ते थे। बहुत से ममालिक के प्रिंस आते थे। कहाँ गए वो सारे? कहाँ गए? क्यों नहीं आते अब? हमारे वो सो कॉल्ड बिरादर मुल्क के बंदे क्यों नहीं आते हमारे पास अब? बताए ना। हमने कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं, हम बन गए सिक्योरिटी स्टेट। एटम बम इंडिया को बांट दो, आज़ाद कश्मीर, तालिबान, रशिया, कोल्ड वॉर, ये वो ये। तो कौन आएगा ऐसी जगह पर? एग्रीकल्चरल टैक्स कितना ज़रूरी है? एग्रीकल्चर टैक्स में कोई अर्निंग नहीं आएगी। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, वो बेकार की बात है ये। इसमें कोई आ जाएगा, लगा लो 50 बिलियन फॉर आर्गुमेंट सेक,
50 बिलियन आ जाएगा ना। एक 10,000 बिलियन में 50 बिलियन की क्या वैल्यू है? ये गलत फहमी निकाल दो। एग्रीकल्चर में टैक्स आएगा एग्रीकल्चर आड़तियों की तरफ से, वो अलग चीज़ है। एग्रीकल्चर इनकम अलग चीज़ है, एग्रीकल्चर आड़ती अलग चीज़ है। कोई बात नहीं है, एज लॉन्ग एज ये हकायक हैं। हाँ। और दूसरा, हमने जो भी बात करनी है पाकिस्तान और अवाम की बेहतरी के लिए करनी है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो आड़ती है ये तो अब दोनों को ख़राब कर रहा है ना। जो टमाटर ठट्टा में पैदा होता है 100 रुपये किलो, वो कराची में बिकता है 200 रुपये किलो। कस्टमर से वो 200 रुपये किलो ले रहा है, काश्तकार को 100 रुपये किलो दे रहा है। 100 रुपये का मार्जिन बना के बैठा हुआ आराम से, सिर्फ आड़ती। उसने एक नेटवर्क बनाया हुआ है, उसके पीछे सारा सब, वो एजेंसियों को भी लगाता है, वो सबको लगाता है, ट्रांसपोर्ट के पैसे लगाता है, सब कुछ करता है। वो है पाकिस्तान का माफिया। पाकिस्तान के अवाम का दुश्मन वो है, फौज नहीं है, सियासतदान नहीं है, वो है। ख़त्म कैसे किया जाए? कैसे ख़त्म करेगी? वही तो इलेक्शन लड़ रहा है, वही तो लड़ता है, वही तो लड़ाता है। लेकिन कोई ना कोई तो हुकूमती इक़दाम, कोई ऐसा प्रपोजल जिस तरीके से इसको ख़त्म किया जाए। देखें, मैं यही तो आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर मुझे लिस्ट दे दें, आप जाके लिस्ट उठा लें और MNA की रिटर्न देख लें। इस वक्त जितने कैंडिडेट खड़े हैं इनकी रिटर्न देख लें, फिर आपको नज़र आ जाएगा। कैंडिडेट कह रहा हूँ मैं, जीतने वाला नहीं। अगर सारे वही मैदान में हैं जो वही हैं, तो फिर मुझे क्या उम्मीद होगी? अगर सारे वही हैं जो ये काम करते हैं या लैंड ग्रैबर हैं, तो मुझे क्या उम्मीद होगी? PTI या PMLN या पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी से क्या उम्मीद है? मुझे बता दें। अगर वो बंदा, मैं रिटर्न देखता हूँ, रिटर्न बता दे मुझे कितनी टैक्स दी है उसने। IT एक्सपोर्ट्स का कितना रोल है? IT एक्सपोर्ट का अच्छा रोल है, मतलब IT एक्सपोर्ट अभी तो इतना बड़ा नहीं है। देखिए, बात फिर यही है, मैं IT का एक्सपोर्ट करता हूँ फॉर आर्गूमेंट सेक। अमेरिका तुम्हारा सप्लायर, तुम्हारा बायर अमेरिकन है, ठीक है। मैं अमेरिकन कंपनी हूँ, सपोज करें मेरा नाम, मैं कंपनी हूँ, मेरा नाम है फॉर आर्गूमेंट सेक जनरल इलेक्ट्रिक। मैं पाकिस्तानी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। जितने लोग आज तक काम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं। कौन कर रहा है काम? एक ही कंपनी है, सिस्टम लिमिटेड। और कौन काम कर रहा है? बाकी तो सब फ्रीलांसर है। तो सिस्टम लिमिटेड की तरह और कंपनीज नहीं? सिस्टम लिमिटेड तो मैं डायरेक्टर हूँ। मैं पूछ रहा हूँ बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अमेरिकन कंपनी है मेरी जी, मैं पाकिस्तानी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दूंगा? नहीं दूंगा। क्यों पता है? इसलिए नहीं दूंगा कि मुझे ये नहीं पता कि कल यहाँ बम कब फटेगा, और स्टेबिलिटी नहीं है। तो फिर मैं कहता हूँ यार, कल को साला पता नहीं दफ्तर खुले नहीं खुले, बिजली आए नहीं आए, तो मेरा सारा कंप्यूटर सिस्टम उड़ जाएगा। आप समझे क्या कह रहा हूँ? तो हमें मिलता है लेफ्ट ओवर काम इंडिया का। ओ भाई चंदा, तुम तो पार्टी नहीं हो ना, तो तुम क्यों उस पंगे में घुसे हो इस वक्त? अगर जंग तुम कर नहीं सकते, अपराइजिंग भी हुई तो वो आपके साथ नहीं आएंगे, तो तुम्हारी क्या तकलीफ है? तुम क्यों कश्मीर 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 करते हो? तुम ये कहो हमारी मॉरल सपोर्ट है, पर इंडिया से दोस्त, इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन में, इकोनॉमिक रीजन में क्या तकलीफ है तुम्हें? परेशानी क्या है? दुनिया में कभी ऐसा होता है? 100 साल जंग चली है रशिया, इंग्लैंड में और फ्रांस में, दाना EU में बैठे साथ। जर्मनी और इंग्लैंड में 2 वर्ल्ड वॉर हुई हैं। तकलीफ ये है, प्रॉब्लम पता है क्या है तुम्हारी? तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम जब इंडिया से बात करते हो ना, तो तुम जनरली जो हमारे लोग जाते हैं वो लोग हैं जिन्होंने कभी इंडियन से डील नहीं किया। हम लोग हैं, मैं जिसको हूँ, हम जिन कम्युनिटी, हमें भेजो, हम उनसे कल बात कर लेंगे, क्योंकि हम उन लोगों को समझते हैं। उनमें से आधे हमारे नौकर रह चुके हैं, समझ आई बात? उनमें से आधे हमारे एम्प्लॉइज़ थे किसी ज़माने में इंडिया में। ये सारे जो बैठे हुए हैं, जो इंडियंस, जो हिंदू माइंडसेट है ना, जो रूलिंग पार्टी का, कांग्रेस का, बीजेपी का माइंडसेट है, उसको सिर्फ वो समझ सकता है जो उनके साथ रह चुका हो। पंजाबी सिंधी नहीं समझ सकता उसको। आपको नहीं पता कि इंडियन किस तरह सोचता है, ये हम बताएंगे कि इंडिया किस तरह सोचता है, क्योंकि हम उनके साथ रह के आए हैं। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान इंडिया ट्रेड शुरू हो जाए, दोस्ती हो जाए, सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे या 2 फायदे होंगे उसके अंदर, 2 फायदे होंगे उसके अंदर। एक तो बात, आपको ये IT वगैरह में बहुत बड़ा स्कोप मिल जाएगा, आपकी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगी, सोडा इस तरह की चीज़ों की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। आपको दवाएं, देखिए ना, आप मुझे एक बात बताएं,
आप मुझे एक सिंपल बात बता दें, आप कह रहे हैं इंडिया से ट्रेड नहीं होगी, ठीक है, नहीं हो रही। आपको पता है दवाओं के रॉ मटेरियल अलाउड है? जी हाँ। क्यों वो क्यों अलाउड है? वो क्यों अलाउड है? या तो उसको भी बैन करें या मजीद खोल दें। नहीं तो क्यों अलाउड है वो? नहीं, बेवकूफ़ी बात, बिला वजह की बातें हैं ना यार, बिला वजह। अब तो उल्टी बात कर रहे हैं कश्मीर में, वो कहते हैं हमारा कश्मीर वापस करो। वो तो ये कह रहे हैं हमारा कश्मीर वापस करो, आप तो कह रहे हैं हमारा कश्मीर वाली बात करें। यार मेरी एक बात सुनो, जब इंडिया रिवर का माहिदा हुआ था, जब दरियाओं का माहिदा, वो किसने कराया था? वो किसने कराया था? अमेरिका ने कराया था। वो कश्मीर का सेटलमेंट नहीं था क्या? वो क्या था? वो क्या हुआ था आपके ख्याल में? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंध ताज माहिदा? कि दो दरिया आपके, 3 दरिया हमारे, हम कोई पंगे। इंडस रिवर कमीशन है? जी हाँ है। अभी आपने न्यूक्लियर की लिस्ट न्यूक्लियर की लिस्ट आपने एक्सचेंज की है ना अभी रिसेंटली। तो फिर किस बात की लड़ाई है यार? ये तो जमात इस्लामी का प्रोपेगेंडा है यार, ये चंद मीडिया वालों की कहानी है ना। क्यों इस चक्कर में खराब हो रहे हो, लोगों को खराब कर रहे हो? कितना के इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, कल्चर चेंज हो जाएगा, वो सीधे हो जाएंगे। मैं वो कह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे, नुकसान इंडिया को होगा। अब तो वो नहीं चाहते कि हमारे साथ दोस्ती करें, अब आप ये भूल जाएं, वो सीधे हो जाएंगे। यार जब मैं आगरे में जाके या दिल्ली में जाके सेमिनार को शेयर करता हूँ ना, तो वो मुझे सुनते हैं, इसलिए कि उन्हें पता है ये कौन है। हम वहाँ रूल करते रहे 800 साल, उन्हें पता है कि ये कौन लोग हैं, इनकी क्या बैकग्राउंड है, ये कितनी नस्लों से पढ़े लिखे हैं, इनकी क्या जायदादें इंडिया में हैं, क्या छोड़ के ये आए हैं। वो बोल नहीं सकता हमारे सामने, आज नहीं बोल सकता। कोई इंडियन गाना दिखा दो जिसमें उर्दू के अलावा कोई अल्फाज हो, आज भी सारे इंडिया के हीरो मुसलमान हैं। क्यों? ये तो आप बेवकूफ़ हैं जो उनको, मोदी जैसे बंदे को आपने सर पे चढ़ा लिया है। मोदी की तो जरूरत नहीं है दिल्ली में आके बैठ सके, हमारा शहर है दिल्ली। ये नहीं कह रहा हम जाके दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली में हम बैठे हो ना तो मोदी सड़क पे नहीं आ सकता, इस सेंस में नहीं कह रहा। हमारी 800 साल की हेरिटेज है वहाँ पर, 800 साल की, 800 ईयर्स की। तो ये हमारी, हम ये समझ रहे हैं कि इंडिया कोई एलियन कंट्री है, कोई वहाँ अजाब पड़ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जो मेरी फैमिली का गांव है, 1947 में हम छोड़ कर आए थे, वो उसके बाद से वीरान था। मेरे फैमिली के लोग माइग्रेट कर गए, सारे अमेरिका चले गए। उन्होंने 75 साल बाद वो मस्जिद रिवाइव कर दी। अब वहाँ एक मस्जिद और इमाम बारगाह रिवाइव हो गई। लास्ट ईयर मजलिस हुई थी वहाँ पे। उनकी जरूरत नहीं है पंगेबाजी कर सके हमारे साथ। मैं इंडिया गया, मुझे उनकी जो रूलिंग फैमिली की खातून थी, उन्होंने मुझे आगे कहा शब्बर ज़री साहब आप वापस आ जाएं आप लोग। मैंने कहा क्यों? कहने लगी कि सर आप लोगों की वजह से इसकी स्टेटस बेहतर थी, आप लोग पढ़े लिखे लोग थे, जितने यहाँ पे महाजरीन आए ये बड़े जाहिल से लोग हैं, हमारी स्टेटस ख़राब। मैंने कहा नहीं जी मैडम, जो फैसला हो गया चले गए, गलत हो गया सही हो गया चले गए। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो एंटी इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर, मोदी, ये यार रेलिवेंट लोग नहीं हैं, रेलिवेंट नहीं है ये हम सब इंडो पाक एक इलाका है, ये एक कल्चर है। मेरा कोई ताल्लुक अफ़गानिस्तान और ईरान से नहीं है, तहज़ीब का ताल्लुक नहीं है। तहज़ीब उसकी एक होती है जिसका खाना और गाना एक हो। ना मेरा अरबी से खाना मिलता है ना गाना मिलता है, ना मेरा ईरानी से खाना मिलता है ना गाना मिलता है, पंजाबी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो आपने एक ह्यूला खड़ा किया है हुआ है, बिला वजह का बकवास आपके दिमाग में खड़ी हुई है कि ये कुछ हो गया। क्या तकलीफ़ है आज बांग्लादेश को? क्या तकलीफ़ है मुझे बताएं, आज बांग्लादेश को क्या तकलीफ़ है? आपको क्या तकलीफ़ है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन बांग्लादेश? तो ये चीज़ें हैं जिन्होंने पाकिस्तान की फैब्रिक को ख़राब कर दिया है। अब हमारी डिस्कशन ये होती है एंटी इंडिया, जर्मनी, चाइना, ये वो अगड़म बगड़म बकवास, और जो हमारा राइट इशू है वो कोई सामने नहीं आता। सी पैक पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है? सी पैक से मैं एग्री नहीं करता। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, इकोनॉमिकली इसका कोई बेनिफिट होगा? कोई ख़ास नहीं।
उसकी क्या वजह है? किस चीज़ का क्या बेनिफिट होगा आप बता दें, कोई किस चीज़ का बेनिफिट, क्या इंडस्ट्री लगेगी? इकोनॉमिक जोन्स बनाए थे, क्या पर्पस? चले रशिया का ही पे बना, कोई इंडस्ट्री लगी? उसमें किसकी गलती है? क्या किसकी गलती है? गलती है ही नहीं। एक दरख्त लगा दो तुम, आम का दरख्त लगा दो जाके डेजर्ट में, चलेगा? यार इंडस्ट्री लगानी है, फैसलाबाद में लगाओ, कराची में लगाओ, सियालकोट में लगाओ, लाहौर में लगाओ, रशिया के में क्यों लगा रहे हो? कौन जाएगा रशिया के में रहने के लिए? 4 बंदे गवर्नर में, 4 चीनियों के लिए 50 फौजी चाहिए होते हैं आपको। कौन जाएगा यार, सोचो कभी। तो क्या बलूचिस्तान के लोग, जो बलूचिस्तान के लोगों को भी रोज़गार के मौके आएंगे, वो अपनी इंडस्ट्रीज़ वो भी तो लगा सकते हैं ना? यार मैंने पहले कहा, पहले उनकी जो डिसेंटमेंट तो ख़त्म करो, सेनेट में बैठा के उनको उस पे मैं वो करो पहले, उसके बाद फिर बात करेंगे ना उनसे। तो आप ये कह रहे हैं ये मुनासिब वक्त नहीं है कि जहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी जाके बलूचिस्तान में इकोनॉमिक जोन्स में, कराची के लोग, कोशिश करके देख लो ना, लाशें आएंगी वापस। आजकल इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है। लाशें आएंगी ना, लाशें आ रही है ना वजीरिस्तान से, वजीरिस्तान से पंजाबियों की लाशें आ रही है ना, बार बार मारे, 3 मारे थे, अभी 2-4 और मार दिए। क्यों आ रही हैं लाशें वापस? क्यों आ रही है आपके ख्याल में बलूचिस्तान से लाशें क्यों आ रही हैं? बताएं ना आप। वो गलत है, सेपरेटिस्ट BLA गलत है, मगर उनको आपने एक चवल अपनी मारी हुई है जिसकी वजह से वो कहते हैं सर हमें हक ही नहीं मिलता, सारे पैसे तो वो ले जाते हैं। सरदार नहीं यार, लॉ आपका गलत है ना, मानी बिल वाला। सेनेट की पावर नहीं है ना, जरदारी साहब किस बात पे खेलते हैं? यही तो उनका ग्राउंड है, पाकिस्तान ना खप्पे, जब दिल जाएगा पाकिस्तान ना खप्पे, जब दिल जाएगा पाकिस्तान खप्पे, यही है ना उनके पास, यही कार्ड है ना, सिंध कार्ड इसे कहते हैं। तो भाई आपको सिंध कार्ड का तोड़ निकालना है ना, वो तोड़ क्या है? सेनेट, एम्पावरिंग सेनेट एंड ब्रिंग इट एट पार विद द नेशनल नो, असेंबली। ऑल द बिल्स टू गो टू सेनेट। यार एक ही तो बिल है, मनी बिल, बाकी क्या रेलिवेंस क्या है? एक ही तो पाकिस्तान में रेलिवेंट बिल है ना, मनी बिल, बाकी तो ड्रामेबाजी होती है ना जिसपे टैक्सेस लगते हैं, वो ही नहीं जाता सेनेट में। पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल क्या देखें? अगर if I given the option to die outside Pakistan, I will never like to die in China, I would like to die in USA. मुझे चाइनीज़ के साथ कोई लव एफिलिएशन नहीं है, कोई लव अफेयर नहीं है मेरा चाइनीज़ के साथ। मैं समझता हूँ वो एलियन नेशन है हमारे लिए। हिमालय से बड़ा ऊंचा और बहरल काहिल से नीची दोस्ती जो है ना, क्या हुई 71 में? क्या हुआ था? कितना दूर है ईस्ट पाकिस्तान से चाइना? ईस्ट पाकिस्तान से चाइना कितना दूर है? पाकिस्तान की तो बिल्कुल सरहद साथ मिलती है, उनकी भी कुछ सरहद साथ मिलती है। नहीं मिलती नहीं है, कोई 20 मील का फ़र्क है, शायद 25 मील का रास्ता है। क्यों नहीं क्रॉस किया जब वो टूट रहा था? तो जब पाकिस्तान टूट रहा था, अकॉर्डिंग टू यू टूट रहा था, तो क्यों नहीं चाइनीज़ आए हमारी मदद के लिए? क्यों नहीं आए ना? अमेरिका से साथ बेड़ी बेड़ा आ रहा था ना, ये तो नहीं आए थे ना। आज भी कौन आया? IMF आया ना, आज भी IMF आया ना। चाइना ने तो अपने IPP के रेट कम नहीं किए ना। तो तुम लोगों को ये मुझे समझ नहीं आई कि चाइनीज़ के साथ एक अननेचुरल लव अफेयर क्यों हो गया है? बताए ना, आज पैसे किसने दिए? साहूकार है, चोर है, बेईमान है, डाकू है, लेकिन दिए IMF नहीं है। नहीं, जो ये है ना, उन्होंने दिए ना। तो अगर आप में इतना तप्पड़ था, ले लेते जाके चाइना से। क्यों नहीं लिए चाइना से जाके? तो ये कौन सी माइंड सेट है यार? ये क्यों इस तरह की बातें करते हैं? CPEC और ये और वो, छोड़ दे यार। मैं तो, मुझे हर रोज़, कल रात भी मुझे लोग कह रहे थे कि आप बहुत ज़्यादा तल्ख गुफ्तगू करते हैं, आप नहीं बोलें। मैं ज़्यादा बोलता हूँ, मुझे अपनी जान का भी ख़तरा है, होता है। मगर अगर मेरे जिस तरह मैं तल्ख हक़ाइक़ बयान करता हूँ, अगर पाकिस्तान में 100 आदमी तल्ख हक़ाइक़ बयान करने शुरू कर दें, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। मगर हमारी मुनाफ़क़त हमें ये नहीं करने देती है। हमारी मुनाफ़क़त, हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी बेईमानियाँ, हमारे ज़ाती अनाद, हमारी ज़ाती कोशिशें हमें सच बोलने नहीं देती। तो हम कोशिश करते हैं नहीं बोले, लेकिन नहीं बोलना सबसे अच्छा होता है ना। क्या नुकसान है? बड़े आराम से बैठे, ऐसी चल रही है। मेरी गाड़ी बाहर है, होंडा सिटी है,
कोई गार्ड नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर रहा हूँ 3 साल, दुनिया पाकिस्तान का हाईएस्ट टैक्स पेयर था। क्यों है मेरे पास होंडा सिटी? क्यों नहीं है मेरे पास लैंड क्रूज़र? क्यों नहीं है मेरे पास 2000 गज का मकान? मैं अभी एक शादी में गया था, 1.5 घंटे में दाखिल हुआ अंदर, क्योंकि कुछ 200 लैंड क्रूज़र लाइन में लगी हुई थी। मेरे पास होंडा सिटी थी। आई वॉज द ओनली वन जिसके पास होंडा सिटी थी। उस पूरी लाइन में मैं सिर्फ वाहिद था जिसके पास होंडा सिटी थी। तो यार ये चीज़ें जब आप सब सामने लाएंगे, जब पाकिस्तान ठीक होगा। आप पाकिस्तान में ये तो बताएं ना। तो शब्बर साहब, पाकिस्तान ठीक कैसे होगा? पाकिस्तान ठीक होगा, आप सच बोलना शुरू कर दें। जैसे आपने प्रोग्राम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का मुझे सवाब मिलेगा कि मैं सच कह रहा हूँ। कभी आज नहीं तो कल असर होगा इसका। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर सब सच बोलना शुरू करें, कि सच पे अमल तो बाद में करेंगे, सिर्फ बोलना शुरू कर दें। सच भी नहीं बोलें यार, जो सामने है वो तो बोलो, जो नज़र आ रहा है वो तो बोलो ना। ये तो कहोगे यार ये नहीं चल रहा। देखिए ना, आप तो मतलब पाकिस्तान सही हो जाएगा जब आप सही बात करेंगे, ऐसा हो जाएगा। जब मैंने एक पॉडकास्ट किया था रफ्तार वालों के, उस पे इंडिया में इतनी व्यूअरशिप थी कि इंडिया वालों ने उस पर ऐड चला दिया। और मैंने उससे मोदी साहब की तबीयत साफ की थी। उन्होंने कहा कि शब्बर साहब को सब समझते थे बड़े अच्छे आदमी हैं, ये तो वही पाकिस्तानी माइंडसेट है इनका कश्मीर के बारे में। मैंने कहा था मोदी से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है जिसने कश्मीर में आर्टिकल 370 किया है। उसने पहले जो एंटी पाकिस्तान थे उनको भी अपने खिलाफ कर लिया। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, वो डफर है। जो पहले एंटी पाकिस्तान कश्मीरी थे, आफ्टर आर्टिकल 370 वो भी मोदी के खिलाफ हो गए, क्योंकि मोदी इस इलाके को समझ ही नहीं सकता। आप समझ में क्या कह रहा हूँ? आप समझे? 370 का आप देखते हैं कि इंडिया को मुस्तकबिल में नुकसान हो गया, बहुत बड़ा हो गया, ख़त्म हो गया किस्सा। इंडिया ने अपनी वो सारा कुछ जो 45-75 साल में पाकिस्तान नहीं कर सका, वो मोदी ने एक गलती से कर दिया। आज कश्मीरी इस बात पे मुत्तफिक है कि 370 गलत डिलीट हुआ। आप मुझे एक कश्मीरी दिखा दें जो कहे सही डिलीट हुआ, चाहे वो एंटी पाकिस्तान है, प्रो पाकिस्तान है, एक आदमी दिखा दें कश्मीरी जो कहता हो कि आर्टिकल 370 सही डिलीट हुआ। तो इसका कश्मीरी अवाम को क्या फ़ायदा होगा? अलग हो जाएगा, ये होगा जाएगा। मैंने यही तो कहा था मेरे पिछले इंटरव्यू में, ये तो जिस पे मेरे इंडिया में बड़ी लान तान हुई है कि ये क्या कह रहे हैं, ये तो वही इनका माइंड सेट है पाकिस्तानी वाला कश्मीर के बारे में। मैंने कहा नहीं सर, आर्टिकल 370 पे आपने चबल मार दी है, इसके बाद आपने मोंगी मार दी है। कश्मीर आप समझते हैं, आपकी असेसमेंट ये है कि इंडिया से अलग होगा? कश्मीर नेचुरली पाकिस्तान का जोग्राफिकल हिस्सा होना चाहिए था। हमारे साथ उसका इंटीग्रल रिलेशनशिप है। हमने और हमारे हालात ने ऐसी बोंगी मारी 47 में जिसकी वजह से हमसे अलग हो गया। वो शेख अब्दुल्ला की सियासत कह लें, जो मर्जी कह लें, और शेख अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 कर कश्मीरियों को एक हक दिलवाया था जो मोदी ने ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गलत फैसला किया। ये चीज़ इंडिया के गले पड़ जाएगी। कब तक ऐसा मुमकिन देखते हैं? 10 हम पार्टी नहीं है ना, हमें क्या, हम तो पार्टी नहीं है, हम तो अलग हो गए ना यार। हम तो अपने पास खाने को रोटी नहीं है, तो हमें क्या ताल्लुक़ है? मगर कश्मीर आज नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 25 साल बाद अलग होगा, क्योंकि उनके साथ ज़्यादती हो गई है। वो उनके साथ ज़्यादती मैं करता तो अलग बात थी, उनके साथ ज़्यादती मोदी ने कर दी। मोदी ने ज़्यादती कर दी और उन्होंने वो जो फेथ था शेख अब्दुल्ला वाला वो ब्रेक कर दिया। आप समझते हैं कि जो उनके जानशीन हैं फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, ये बाकी वो आज भी इतने बासर हैं? नहीं, बासर वो नहीं है। कोई भी कश्मीरी अब प्रो इंडिया नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसको एक चीज़ मिली थी, आपने छीन ली ना उससे। अब वो डिपेंड करता है, इंडिया अगर बहुत तरक्की करेगा तो हो सकता है वो कहें यार ठीक है, आज़ादी कैसे करेंगे, ये करेंगे, मगर स्पेशल स्टेटस उसे मिल जाए शायद किसी तरीके से। तो शब्बर साहब, आप हुकूमत में भी रहे हैं, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का आलमी दुनिया में, ठीक है चाइना आपकी राय में पाकिस्तान का वो मुखलिस या ठोस दोस्त नहीं है जिसको पाकिस्तान के मुश्किल हालात में इसकी मदद करनी चाहिए थी इस तरीके से? जैसे पाकिस्तान का कोई दोस्त नहीं है, पाकिस्तान का कोई दोस्त नहीं है। इसलिए दोस्त नहीं है सर कि जब आप अपने घर के वफाद में नहीं खेलोगे तो कौन दोस्त होगा आपका? हमारे लीडर जो रहे हैं, चाहे वो फ़ौजी हों या गैर फ़ौजी हों,
उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बेवकूफ़ियाँ ज़िंदगी में की हैं पाकिस्तान के लिए कि अब वो कहते हैं यार ये तो अपने घर के लिए तो सीरियस नहीं है, तो हमारे साथ ये क्या करेंगे। तो इसलिए वो कोई पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। पाकिस्तान की एक थोड़ी सी जोग्राफिकल जियोपॉलिटिक्स इंपॉर्टेंस होती थी अमेरिका के लिए, वो भी अब ख़त्म हो गई है, वो भी तंग आ गए हमसे। आपकी राय में पाकिस्तान का कौन सा इदारा सबसे बेहतरीन है? सबसे बेहतरीन किस सेंस में? किसी भी तरह कोई एक आइडियल इंस्टीट्यूशन हो जिसकी प्रैक्टिस से, जिसके प्रिंसिपल से, जिसके कोई तरीक़ेकार से एग्री। देखिए यूनिटी, जहाँ तक यूनिटी ऑफ कमांड है, जहाँ तक उनका डिसिप्लिन है, उससे सबसे बेहतर फौज है। यूनिटी कमांड उन्होंने उसको चला रहे हैं अपनी नज़्म ज़ब्त की वजह से। जी हाँ, चला रहे हैं ना। और उनकी यूनिटी ऑफ कमांड बहुत अच्छी है और वो यूनिटी कमांड पे अपना काम कर रहे हैं। उनका वो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, अब जो पाकिस्तान के जो बाकी इदारे हैं उसमें हमारे पास कहते हैं विजन की कमी है, और उसमें सबसे बड़ा इदारा जिससे विजन की कमी है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। बहुत मायूस है अदलिया से, इंतहाई मायूस हो। सबसे बड़ी खराबी जो अदलिया ने की है, जो मैंने आज तक कोई इफ्तिखार चौधरी के लिए अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल करते वकील नहीं देखा। चीफ तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, वो पता नहीं किधर गए सारे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आपने ये लॉ बना दिया कि जज ही अपॉइंट करेंगे जजों को, कोई इसकी स्क्रूटनी कोई और नहीं करेगा, खेल ही ख़त्म हो गई। फिर ये तो खेल ही ख़त्म हो गई ना। फिर तो ये खेल बेकार है ना। ये तो खेल ही, मैं तो कहता हूँ कि अब ये खेल ही ख़त्म है। खेल है ही नहीं, ये खेल ही नहीं है ना। ये तो अब खेल ही ख़त्म हो गई। ये तो बार कौंसिल की एक बार कौंसिल, पता नहीं, मैं तो ही नज़ारत नहीं कर रहा हूँ, ये तो एक बार कौंसिल की पॉलिटिक्स हो गई ना। फिर किसकी बार चल रही है, किसकी बार नहीं चल रही, यही है ना जी। आप जज अपॉइंट हो रहे हैं। दुनिया में कौन से मुल्क में सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करता है, मुझे बताइए ज़रा। आप वकील हैं, शायद ही कोई हो, तो फिर आपने क्यों किया है? फॉर द पर्पसेस ऑफ पब्लिक ट्रांसपेरेंसी। हाई कोर्ट नहीं, आधे तो सामने ही नहीं आएंगे, आधे तो बैठ ही नहीं सकते सामने। मतलब जो आज जजेस है हाई कोर्ट के, इनमें से आधे की तो अंग्रेजी पे उड़ जाएंगे। ये तो जो आज बैठे हैं पब्लिक हियरिंग में, आधे तो आएंगे ही नहीं बैठे कभी। ये पब्लिक हियरिंग में आ सकते हैं आपके ख्याल में? पब्लिक हियरिंग में लाए इनको, ज़रा टीवी के साथ देखते हैं कितने आते हैं। क्या बात करो यार, पब्लिक हियरिंग कराओ लो ज़रा इनकी। क्यों नहीं कराते आज़ाद दिया की पब्लिक हियरिंग? कितने जज हैं टोटल मिला के पाकिस्तान में? 200 होंगे। 200 की पब्लिक हियरिंग नहीं हो सकती है। क्यों नहीं करते? उनको बैठा दें जजेस को, मेजोरिटी जजेस आपको बैठा दें। 4 आदमी तो बाहर वाले बैठाए ना, एक तो बैठाएं बाहर वाला। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कोर्ट अटेंड की थी फुल बेंच। मेरा केस नंबर 2 था और केस नंबर 1 था ख्वाजा आसिफ और इसाक डार की पिटिशन थी मेमो केस के ऊपर। फुल बेंच लगी हुई थी। तो मैं बाहर खड़ा हुआ था क्योंकि मेरा केस सेकंड नंबर पे था, मेरे इदारे का एक। तो मैं जब बैठा हुआ था बाहर, तो इसाक डार साहब आए, कहने लगे आप क्यों बैठे? मैंने कहा सर वो मैं इसलिए बैठा हूँ कि मेरा नंबर 2 है और आपके सारे बंदे बहुत सारे आए तो वो जगह नहीं होगी। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है आ जाए। तो मैं, अगर आप मेमो गेट की हेयरिंग को देखें तो मैं फ्रंट पेज पे ख्वाजा आसिफ और इसाक डार के दरमियान में बैठा हुआ हूँ। जब हेयरिंग शुरू हुई तो उसमें पहली जो हेयरिंग हो रही थी वो आसमा जिलानी ने आर्गू करना शुरू किया। तो आसमा जिलानी की बेटी की शादी थी, शायद उसके कोई 2-4 आसमा जहांगीर साहब। आसमा जहांगीर, हाँ आसमा जिलानी नाम है उनका। जी हाँ, पहले आसमा जिलानी हमारी पड़ोसी है। तो आसमा जिलानी जहांगीर साहबा के तो उन्होंने कहा कि सर मेरी बेटी की शादी है 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, सर आपको भी कार्ड आया है तो आप प्लीज़ मुझे टाइम दे दें। ओपन कोर्ट में मुझे तैयारी के लिए टाइम चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मेरा जिस रऊनत से उन्होंने जवाब दिया और फिर जिस रऊनत से मैंने बाकी वो हेयरिंग सुनी है, मैं उस दिन तौबा करके उठा था कि अल्लाह ताला कभी मुझे इस अदालत के सामने नहीं लाए। फिर मैंने इसी रऊनत से जहांगीर तरीन की रिव्यू पिटिशन रिजेक्ट होती देखी थी साकिब निसार के कोर्ट में। मैं साथ में बैठा था, जहांगीर तरीन के बराबर बैठा हुआ था। मैंने जहांगीर तरीन साहब को कभी रोते नहीं देखा। ही वॉज इन टीयर्स। आई हैव नेवर सेड जहांगीर साहब सीन हिम टीयर्स। मैंने उन्हें कहा कि सर आपका केस अपने खिलाफ जा रहा है, आप रोस्टर पे खड़े हो जाए जाके। वो रोस्टर पे खड़े हो गए
और उसके बाद जब उनकी रिजेक्ट हुई रिव्यू तो मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में उनकी आंखों में आंसू देखे थे। कहने लगे शब्बर तुमने मुझे कहा था रिव्यू फाइल कर दो, ये देखो क्या हुआ मेरे साथ। मैंने कहा नहीं सर, जो हो गया हो गया। मैं तो सर कोर्ट नंबर 1, अल्लाह ताला मुझे नहीं ले जाए। फेयर एंड फ्री इलेक्शन किसी भी मुल्क के लिए कितना ज़रूरी है, ख़ासकर इकोनॉमी के लिए, फॉरेन रिलेशनशिप में जहाँ दुनिया के साथ आपने ट्रेड करनी है, आप इमदाद लेते हैं, ये सारे तनाजुर में नहीं, उसमें रेलिवेंट नहीं है। तुम उसको उस रेलिवेंस में देख रहे हो, मैं दूसरी रेलिवेंस में देख रहा हूँ। और वो क्या है? वो है कि कौन फेयर एंड फेयर नहीं करने दे रहा। मुझे उस पर एतराज़ है। कौन जिम्मेदार है? नहीं, अगर हमारे मुल्क में कभी रहे हैं कोई तो वो ज़्यादा रेलिवेंट है। ये बात रेलिवेंट नहीं है कि इस तरह से मुल्क को संभाल लेंगे, वो तो अलग सब्जेक्ट है। बट कौन ऐसा है जो फेयर एंड फेयर नहीं होने दे रहा? कौन है आपकी राय? मैं वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मेरे लिए मेरा मकसद है कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट। ठीक है, तो वो पता नहीं किसकी मैं बायोग्राफी पढ़ रहा था, शायद गफ्फार खान की थी या किसी की थी। उसने कहा यार वो बेवकूफ़ आदमी था, एक जनरल रियाया खान, उसने फेयर एंड फेयर इलेक्शन करा दिया, मुल्क टूट गया। तो इसका मतलब है कि इस बुनियाद पे जो मुल्क में माजी में हुआ फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होने चाहिए और ये कंट्रोल रहेंगे? नहीं सर, मैं, आप वकील हैं, आपको ज़्यादा पता होगा। मुझे ये पता है कि कहीं पे हमारे सिस्टम में ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन जो होंगे वो इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी, ऐसी कोई बात लिखी हुई है कहीं? सर इधर वो लिखी जा सकती है? आप वकील हैं। ये कहाँ पे लिखा है? किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, किसी इदारे की TOR में। आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट रेफर कर रहे हैं जो कि आईने पाकिस्तान नहीं है और ना ही इलेक्शन एक्ट है, कोई और भी डॉक्यूमेंट है? नहीं, एक कोई TOR है जो हो सकती है जिसमें अगर ये लिखा जाए कि आपका रोल है, भुट्टो साहब ने जो बनाया था पॉलिटिकल विंग, ये क्यों बना हुआ है? ख़त्म होना चाहिए। क्यों बना हुआ है बताइए तो। कोई ऐसी इसकी होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना खत्म चाहिए। होगी बात। फिर आप फिर इलेक्शन की क्यों बात करते हैं? उसका TOR क्या है? पॉलिटिकल विंग का TOR क्या है उसका? कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मैंने कोई ऐसा TOR अपनी आंखों से देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, जिसकी वजह फिर से वो इदारा क्यों बनाए?